हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। देखिएगा हमारे चैनल टारगेट फॉर आईक्यू पर उत्तर प्रदेश की टेस्ट सीरीज, उत्तर प्रदेश एपीओ, उत्तर प्रदेश सिविल जज और इसी के साथ में मध्य प्रदेश सिविल जज के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई हैं। हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, दोनों मीडियम में ये टेस्ट सीरीज़ होंगी। तो इफ़ आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल दी गई हैं और नंबर 7500110314 इस नंबर पर आप टेलीग्राम या कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी ले सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड है भाई, ये हमारा टेस्ट 1 एपीओ का टेस्ट 1 है। आप देख सकते हैं कि हिंदी मीडियम में जो हमारी टेस्ट सीरीज़ होगी वो किस तरीके से आपको प्रोवाइड की जाएगी, साथ ही उसमें आंसर की भी प्रोवाइड की जाएगी। क्लियर है? तो देख लेते हैं। सबसे पहले आईपीसी का क्वेश्चन आप सभी को पता होगा कि आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट और इसी के साथ में इंडियन एविडेंस एक्ट, ये 4 सब्जेक्ट उत्तर प्रदेश एपीओ के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, है ना। तो देखिएगा, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आईपीसी। क्वेश्चन नंबर 1 है कि अपराध के आवश्यक तत्व होते हैं। तो अपराध का आवश्यक तत्व क्या होता है कि इंटेंशन होनी चाहिए और उसके साथ में क्या होना चाहिए, एक्ट होना चाहिए। तो एक्टस फैसिट क्या कहते हैं, एक्टस नॉन फैसिट्रियम निसी मैंसिट रिया, कि खाली कार्य अपराध नहीं होता है जब तक कि उसका मन अपराधी ना हो। तो क्या होना चाहिए, आपराधिक कार्य होना चाहिए तथा दुरास्य होना चाहिए। आंसर 1। नेक्स्ट है, भारतीय दंड संहिता में महिला शब्द किसे इंगित करता है। तो यहाँ पर किसी भी आयु की महिला जिसमें नवजात बालिका भी शामिल होती है सभी को सम्मिलित करता है। आंसर होगा हमारा 4। नेक्स्ट है, भारतीय दंड संहिता के निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत संयुक्त आपराधिक दायित्व का सिद्धांत प्रयोज्य है। तो संयुक्त आधारित आपराधिक दायित्व की बात कौन सी सेक्शन करता है, सेक्शन 34 करता है। नेक्स्ट है, सामान्य आशय और समान आशय में स्पष्ट अंतर निम्नलिखित मामले में किया गया था। तो कौन से मामले में, महबूब शाह वर्सेस एम्परर के वाद में किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन भारतीय दंड संहिता के किस धारा के अंतर्गत सही है कि एक जल्लाद जो न्यायालय के आदेश पर दोषी को फांसी देता है तो वो आपराधिक दायित्व से मुक्त होता है। तो जब वो क्या कर रहा है कि कोर्ट का आदेश मान रहा है, न्यायालय का आदेश मान रहा है, तो वहाँ पर सेक्शन 75 में 8 में स्पेसिफाइड कर दिया है कि ऑर्डर का पालन करने में वो दायित्व से, हर दायित्व से मुक्त होता है। नेक्स्ट है कि एक श्रमिक छत पर से चेतावनी देने के साथ बर्फ नीचे फेंक रहा है, एक राहगीर बर्फ के आघात से मर जाता है। श्रमिक क्या होगा, दोषी होगा या दोषी नहीं होगा। तो क्या होगा भाई, दोषी नहीं होगा, क्योंकि मौत क्या हुई है, दुर्घटनावश हुई है। वो कहाँ पर बात करता है, सेक्शन 80 में। नेक्स्ट है, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध करने में अक्षम डोली इनकैपेक्स के सिद्धांत निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत आपराधिक दायित्व का एक अपवाद है। तो कौन सा है, डोली इनकैपेक्स की बात कौन सा सेक्शन करता है, सेक्शन 82 हमारा इसकी बात करता है। नेक्स्ट देखिएगा, चय को एक बाघ उठा ले गया, क्या बाघ पर यह जानते हुए गोली चला देता है कि संभव है कि गोली से चय मर जाए, किंतु यह सद्भाव में चय को बचाने के लिए ऐसा करता है, किंतु कै की गोली से चय मर जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर कै भारतीय दंड संहिता की धारा 92 के अंतर्गत बचाव प्राप्त कर सकता है जो सहमतिहीन कार्यों से संबंधित होता है। तो आंसर क्या होगा हमारा 2 होगा भाई। नेक्स्ट है, शरीर की प्राइवेट प्रत्यक्ष के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक कब होगा, जब मृत्यु की आशंका हो, घोरपति की आशंका हो, बलात्कार करने की आशंका हो, उपरोक्त सभी। तो आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, कै अपने नौकर से खे को पीटने के लिए कहता है, नौकर ऐसा ही करता है। तो वो जो इसने कहा कि भाई खे को पीट दो, है ना, तो कै किस अपराध का दोषी होगा, तो कै उकसावे द्वारा, मतलब उकसाने के द्वारा दुष्प्रेरण का दोषी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, किसी दुष्प्रेरण एक अपराध नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर ये फर्स्ट वाला ही गलत हो गया है कि किसी दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी क्या होता है, अपराध होता है। तो हमारा आंसर 1 ही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय नहीं है। तो राज्य के विरुद्ध युद्ध छेड़ने की तैयारी करना बिल्कुल सही बात है, अपराध है ना। फिर नेक्स्ट है, हत्या करने की तैयारी। तो हत्या करने की तैयारी क्या नहीं होता, दंडनीय नहीं होता है। नेक्स्ट है, दंगे के अपराध के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। तो दंगे को सबसे पहले देखेंगे कहाँ पर डिफाइन कर किया गया है।
तो यहाँ पर सबसे आवश्यक तथ्य क्या है, 159 में दंगा है, और क्या आवश्यक तथ्य है, कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए, 2 व्यक्ति होने चाहिए, लोक स्थान में लड़ रहे हो, है ना। तो यहाँ पर पूछे इसने क्या आवश्यक है, तो लोक स्थान पर लड़ाई आवश्यक है, ठीक है। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति लोक स्थान पर लड़ाई कर रहे होंगे तो वो क्या माना जाएगा कि वो दंगा कर रहे हैं और वहाँ पर सार्वजनिक शांति को भंग कर रहे हैं। नेक्स्ट है, क्या अपने आभूषण ख के डब्बे में इस आशय के साथ रखता है कि उन्हें हम डब्बे में पाए जा सके, उन्हें उस डिब्बे में पाए जा सके और ऐसी परिस्थिति ख को चोरी का दोषी सिद्ध करने में सहायक हो सके। कहने भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत अपराध किया है, तो उसने क्या किया है भाई, उसने मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है, तो 192 में उसने अपराध किया है। क्लियर। नेक्स्ट है, बलात्संग पीड़िता की पहचान उजागर करना भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय माना गया है, तो 228 क के अंतर्गत दंडनीय माना गया है। नेक्स्ट है, हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानववध की श्रेणी में आने वाले कार्यों का उल्लेख भारतीय दंड संहिता के किस धारा में किया गया है, कौन से, जो कि हत्या की कोटि में नहीं आते हैं, तो कहाँ पर किया गया है, सेक्शन 299 में उन्हें डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय दंड संहिता को ख से गंभीर, भारतीय दंड संहिता में कै को ख से गंभीर और अचानक प्रकोपन मिला और उसने साक्ष्य यह की मृत्यु कारित कर दी। यह जो है वो ख का भाई है, कै ने अपराध किया है, तो कहाँ से मिला था, कै को ख से गंभीर और अचानक प्रकोपन मिला था, लेकिन उसने हत्या किसकी की, उसके भाई की कर दी, तो उसने कौन सा अपराध किया है, उसने भाई हत्या की है। नेक्स्ट है, कै जानबूझकर अपनी पिस्टल से ख पर एक गोली चलाता है किंतु यह गै को लग जाती है और वो मर जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आंतरिक विद्वेष के सिद्धांत की बात कर रहा है कि भाई मारना किसी को था और मर कोई गया, तो वहाँ पर उसका क्या हो गया, अंतरण हो गया, तो लेकिन हुआ क्या, हत्या ही हुई है। फिर दहेज मृत्यु भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत अपराध दंडनीय बनाई गई है, 304 ख में। आपराधिक मानववध करने का प्रयास संबंधी प्रावधान भारतीय दंड संहिता की किस धारा में किया गया है, कि अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड की बात करता है, सेक्शन 308। नेक्स्ट है, कै ने एक परिवार नियोजन विशेषज्ञ होने का दावा करते हुए ख को कुछ रसायन दिया, उस रसायन का उपभोग करने के बाद गर्भ स्थित बच्चा गर्भ में ही मर गया, तो कै ने कौन सा अपराध किया है, गर्भपात कार्य करने का यहाँ पे अपराध किया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय दंड संहिता की धारा 320 के अंतर्गत कितने प्रकार की उपपत्ति को घोरोपति में शामिल किया गया है, तो वहाँ पर उपपत्ति घोरोपति कितने प्रकार की उपपत्ति को घोरोपति माना गया है, 8 प्रकार की उपपत्ति को। क्लियर। नेक्स्ट है, सदोष अवरोध के लिए क्या दंड निर्धारित किया गया है, तो जो कोई क्या कर रहा है, किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध कर रहा है तो उसे कैसा कारावास होगा, तो यहाँ पर है कि उसे केवल साधारण कारावास दिया जा सकता है। नेक्स्ट है, पीछा करना भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत अपराध है, तो स्टॉकिंग कर रहा है किसी व्यक्ति की, तो स्टॉकिंग करना कहाँ पर दंडनीय बताया गया है, 354 घ में। नेक्स्ट है कि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कितने प्रकार के व्याकरणों का उल्लेख होता है, तो 2 तरीके के व्याकरण होते हैं, आपको पता ही होगा, बाहर से बाहर किया गया व्याकरण और या फिर किसी गार्जियन के कस्टडी मतलब अभिरक्षा में से किया गया अपहरण, तो 2 तरीके का होता है। अपहरण किसका किया जा सकता है, तो अपहरण किसी भी आयु के व्यक्ति का किया जा सकता है। क्लियर है। इसके बाद है कि कै ख की हत्या के उद्देश्य से उसे बलपूर्वक अथवा प्रवंचना पूर्वक उपाय कर उसे घर से दूर ले जाता है। कै ने भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत अपराध किया है, तो क्या किया है उसने, तो उसने यहाँ पर भाई धारा 364 के अंतर्गत अपराध किया है। नेक्स्ट है, क्या अपनी 15 वर्ष से कम आयु वाली पत्नी के साथ उसकी सहमति से मैथुन करता है, तो 15 वर्ष से कम की आयु के साथ अगर वो मैथुन कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, बलात्संग कर रहा है, रेप कर रहा है भाई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के प्रसिद्ध वाद जो धारा 377 भारतीय दंड संहिता की संवैधानिक वैधता आवश्यकता को उलट दिया, तो कौन से विषय में, कौन से केस में उलट दिया था, यहाँ पर ये अब कह रहे हैं कि यहाँ सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर अब दोबारा से अमेंडमेंट हुआ है ना 2018 में, तो ये पूछ रहा है कि कौन से संवैधानिक वैधता का विषय था जिसको इन्होंने
उलट दिया जिसमें ने बताया गया था, है ना। तो ये था सुरेश कौशल वर्सेस नाउज फाउंडेशन का केस, इसे उल्टा गया है। अब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन सा ऐसा केस आया था 2018 में जो दीपक मिश्रा जी आई थिंक जस्टिस थे उस टाइम पे, चीफ जस्टिस, उनके द्वारा बदला गया था सेक्शन 377 में, है ना, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया, और सेक्शन 497 को। तो वो कौन से दोनों केस थे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट है, कै खै के घर से उसकी सहमति के बिना एक किताब इस इरादे से ले जाता है कि वह उसे वापस कर देगा यदि एक मित्र के रूप में कै उसे वापसी के लिए पुरस्कृत करेगा। तो कै किस बात का दोषी होगा, कौन से अपराध का दोषी होगा, तो वो वहाँ पर क्या कर रहा है, चोरी कर रहा है। नेक्स्ट है, कै टेलीफोन पर मैं को 2000 रुपये ना देने पर एक अपमानजनक कथन प्रकाशित करने की धमकी देता है। कै ने कौन सा अपराध कारित किया है, तो यहाँ पर क्या क्या कर रहा है, यहाँ पर वो एक्सटॉर्शन कर रहा है, उद्दीपन कर रहा है। नेक्स्ट है, बेईमानी की नियत से किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति का भय दिखाकर उसे उसकी संपत्ति से बेदखल करना कैसा अपराध होता है, तो ये भी उद्दीपन होता है, एक्सटॉर्शन होता है, और कहाँ पर डिफाइंड है, धारा 383। नेक्स्ट है, लूट का अपराध गठित करने हैं तो निम्नलिखित में से क्या आवश्यक होता है, या तो चोरी होनी चाहिए या उद्दीपन होना चाहिए, या तो क्या होना चाहिए, थेफ्ट होना चाहिए या एक्सटॉर्शन होना चाहिए। नेक्स्ट है, डकैती की तैयारी करने में क्या होता है, डकैती की तैयारी करना क्या होता है, तो डकैती की अगर तैयारी भी कर रहे हैं तो वो दंडनीय अपराध होता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है, कै को छः के घर की चाबियां मिल जाती है जो छः से खो चुकी हैं, और कै छः के घर में उस चाबी से दरवाज़ा खोलकर गृह अतिचार करता है। तो कै ने कौन सा अपराध किया है, यहाँ पर कै ने जो अपराध किया है वो गृह भेदन का अपराध किया है। नेक्स्ट है, इंडियन एविडेंस एक्ट वाले क्वेश्चन है, देखिए आईपीसी हमारा कंप्लीट हो गया, आईपीसी के जो क्वेश्चन थे। नेक्स्ट इंडियन एविडेंस एक्ट है। नेक्स्ट है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में कितनी धाराएं हैं, तो सभी को पता होगा कि 167 धाराएं तथा 11 चैप्टर हैं टोटल। तथ्य कैसे हो सकते हैं, तो तथ्य भौतिक और मनोवैज्ञानिक दोनों हो सकते हैं, भौतिक के साथ साथ मनोवैज्ञानिक भी हो सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होता है तो सिविल और आपराधिक दोनों कार्रवाइयों पर लागू होता है। नेक्स्ट है, रेस जस्टे का शाब्दिक अर्थ होता है, तो रेस जस्टे का अर्थ क्या होता है कि एक ही समयवार, एक ही ट्रांजैक्शन में की गई चीज़ें। रेस जस्टे कहाँ पर डिफाइन है, सेक्शन 6 रेस जस्टे की ही बात करता है, सेक्शन 6। नेक्स्ट है, ऐसे तथ्य जो एक ही समयवार का भाग बनते हों भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत सुसंगत होते हैं, तो सेक्शन 6 रेस जस्टे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कै द्वारा हत्या के विचारण में घटना स्थल पर अथवा उसके समीप की भूमि पर संघर्ष से उत्पन्न चिन्ह ऐसे तथ्य हैं जो क्या कर रहे हैं, एक ही समयवार का भाग है। ठीक है, या संगत तथ्य को स्पष्ट करने अथवा उससे परिचित करवाने हेतु आवश्यक है, मस्तिष्क अथवा मामले की अवस्था की मौजूदगी को दर्शाते हैं, प्रसंग के मामले में विवादित तथ्य के हेतु को अथवा परिणाम को दर्शाते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, 4। अभियुक्त व्यक्ति की पहचान का संबंध भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से किस धारा में है, तो शनाखत प्लेट सेक्शन 9 में है। नेक्स्ट है, कै पर जानबूझकर गोली मारकर खै की हत्या करने का विचारण किया गया है, यह तथ्य कि कै ने अन्य अवसरों पर खै पर गोली चलाई थी सुसंगत है क्योंकि यह प्रदर्शित करता है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि कै पर जानबूझकर गोली मारकर खै की हत्या करने का ट्रायल किया जा रहा है। ये तथ्य बताए गए कि वो उसने कई बार भी क्या है, उसने खै पर गोली चलाई है। तो क्या दिखा रहे हैं, ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि उसकी इंटेंशन थी कि वो उसे गोली मारना चाहता था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा स्वीकृति को परिभाषित करती है, तो सेक्शन 17 में परिभाषा दी गई है भाई एडमिशन की। फिर क्या है कि स्वीकृति निश्चयात्मक सबूत नहीं है लेकिन क्या कर सकती है, विबंध कर सकती है, और कहाँ बताया गया है, सेक्शन 31 में। नेक्स्ट है, अभियुक्त व्यक्ति द्वारा की गई स्वीकृति सुसंगत होती है, कब सुसंगत होती है, यदि यह किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा की गई हो जब तक कि किसी मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में की जानी चाहिए। ठीक है, क्या होगा, यदि आंसर क्या होगा हमारा कि भाई यदि क्या है,
वह पुलिस अभिरक्षा के दौरान की गई हो तथा यदि किसी मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में की गई हो। पुलिस की अभिरक्षा में हो और मजिस्ट्रेट कहाँ हो, वहाँ पर उपलब्ध हो। सेक्शन 26 अभिकथन है ए, एक सहस्वीकृति सदैव सहस्वीकृति करने वाले के विरुद्ध होती है बशर्ते इसे स्वतंत्रता पूर्वक एवं स्वेच्छा पूर्वक किया गया हो। बिल्कुल, एक सहस्वीकृति किसी सह अभियुक्त के विरुद्ध अघाह्य होती है। तो यहाँ पर 1 तो सही है लेकिन बी बिल्कुल गलत बात कह रहा है। ठीक है, क्योंकि सहस्वीकृति सह अभियुक्त के विरुद्ध भी घाह्य मानी जाती है और सेक्शन 30 इसी की ही हमारी बात करता है। नेक्स्ट है एक मृत्युकालीन कथन पुष्टि ना होने पर दोष सिद्धि का इकलौता आधार बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है। ठीक है, और उसके बाद में दूसरा क्या कह रहा है, एक कमजोर प्रकार का साक्ष्य है। ठीक है, फिर कह रहा है कि इसका आधार किसी भी अन्य साक्ष्य की भांति ही होता है, विश्वास करने हेतु इसे गहन परीक्षण के अधीन लाना होता है। अगर यहाँ बात होती, अगर यहाँ ऑप्शन में दिया होता 1 भी, तो यहाँ पर ऑप्शन होता 1, 3 एंड 4। यहाँ पर अगर इसकी बात करें, सॉरी, यहाँ पर इकलौता आधार नहीं बन सकता है लिखा हुआ है, अगर यहाँ होता, लेकिन वो इकलौता आधार बन सकता है। तो इसका होगा इसका आधार किसी भी अन्य साक्ष्य की भांति ही होता है और विश्वास करने हेतु इसके गहन परीक्षण को अधीन लाना होता है। ठीक है, तो 3 और 4 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अकेले लेखा पुस्तकों की सुसंगत प्रविष्टियाँ ही किसी व्यक्ति पर दायित्व का आरोप लगाने हेतु पर्याप्त नहीं होती है। क्लियर है? आई थिंक आपको समझ आ रही होगी और इसी तरीके से हमारे जितने भी टेस्ट हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे आप लोगों को और साथ के साथ आंसर की भी दी जाएगी। आपको पहले टेस्ट पेपर देंगे और उसके बाद में आंसर की मिलेगी। ठीक है, तो जिससे सबसे पहले देखिएगा, अगर प्री एग्ज़ाम हमें निकालना है तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हम एमसीक्यू जितने ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं उतने ज़्यादा सॉल्व करें, है ना। उससे क्या होता है कि हमारी जो टाइमिंग होती है, एक तो टाइमिंग हमारी कम हो जाएगी, है ना। जैसे कि आप देखेंगे कि अगर आप 10 क्वेश्चन टेस्ट पेपर अगर सॉल्व कर रहे हैं तो स्टार्टिंग के 2-3 में आपको टाइम लगेगा, लेकिन फिर आप प्रैक्टिस के साथ साथ बहुत ईजिली उन्हें आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। टाइमिंग आप बहुत अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे कि कितने टाइम में आपको 100 क्वेश्चन वहाँ पर एग्जाम में अटैम्प्ट करने होंगे। सेकेंडली कि आपकी जो गलतियाँ हो रही हैं, है ना, आप उन गलतियों को करने से बचेंगे। तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, है ना, सिंपल सी बात है। और कहा भी जाता है कि अगर प्री की बात की जाए तो जितना आप एमसीक्यू लगा सकते हैं इतना लगाइए, मेंस की बात की जाए तो जितना आप लिख सकते हैं इतना लिखिए, और इंटरव्यू तो इट्स ऑल अबाउट योर पर्सनैलिटी टेस्ट एंड योर नॉलेज ऑल्सो। ठीक है, दोनों ही चीज़ें होती हैं मेरे मानने के अनुसार। तो नेक्स्ट देखिएगा, साक्ष्य अधिनियम के प्रयोजन से विशेषज्ञ के साक्ष्य की सुसंगता 45 से 48 में बताई गई है। एक मामला जिसमें कैपर हत्या के लिए विचारण किया जा रहा है, निम्नलिखित में से क्या सुसंगत नहीं है। तो क्या सुसंगत नहीं है कि साफ साफ बात है भाई, किसी व्यक्ति के बुरे सील का साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। ठीक है, फिर है आपराधिक कार्रवाइयों में निम्नलिखित में से किस स्थिति के अंतर्गत यह तथ्य है कि अभियुक्त व्यक्ति बुरे सील का है सुसंगत होता है, जब उसका क्या है, अभियुक्त का सील ही एक मुद्दा बनाया गया हो, या फिर ये साक्ष्य दिया गया हो कि जो अभियुक्त व्यक्ति है वो अच्छे सील का है ना, अच्छे सील का साक्ष्य पहले दे दिया गया हो तो उसका हम खंडन करेंगे। तो 1 और 3 होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है, बोलने में असमर्थ एक साक्षी अपना साक्ष्य खुले न्यायालय में लिखित में प्रस्तुत करता है, इस प्रकार दिया गया साक्ष्य हमेशा मौखिक साक्ष्य माना जाता है। सेक्शन 119 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु का मौखिक विवरण जिसे ने उसे देखा हो वो क्या होता है, ऐसा साक्ष्य कैसा साक्ष्य कहलाता है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो वो क्या कहलाएगा, द्योतक साक्ष्य कहलाएगा। नेक्स्ट है, एक प्राइवेट दस्तावेज क्या होता है। तो लोक के अलावा, मतलब लोक दस्तावेज के अलावा जितने भी दस्तावेज होंगे वो कैसे दस्तावेज होंगे, सिंपल सी बात है, प्राइवेट दस्तावेज होंगे भाई। नेक्स्ट है, किसी वर्ष में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में दस्तावेजी साक्ष्य के एक भाग के रूप में शामिल किया गया था। तो कब किया गया था, ये किया गया था 2000 में, सन 2000। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 शिष्यों द्वारा अनुबंध पर लागू होती है। फिर कह रहा है कि प्रदानशील महिलाओं के विबंध से छूट होती है। नेक्स्ट है, किसी अभिकर्ता द्वारा किया गया प्रतिनिधित्व विबंध के प्रयोजनार्थ उसी प्रकार प्रभावी होता है जैसे कि उसके स्वामी द्वारा किया गया। और बिल्कुल सही है ये, बाकी सारे गलत हैं।
नेक्स्ट है, क्या जो बोलने में असमर्थ है अपना साक्ष्य खुले न्यायालय में लिख कर देता है। इस प्रकार दिया गया साक्ष्य मौखिक साक्ष्य समझा जाएगा। फिर है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा ये प्रावधान करती है कि साक्ष्य के अनुचित ग्रहण अथवा ग्रहण के आधार पर कोई नवीन विचार नहीं होगा। अब बात करता है कि अगर जस्टिस पूरा हो गया है, अगर जस्टिस फेल हो गया है तो भाई बिल्कुल दोबारा करना पड़ेगा। लेकिन जब उसके आधार पर किसी जस्टिस पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है तो क्यों हम नवीन ट्रायल करेंगे, क्यों हम दोबारा न्यू ट्रायल करेंगे। ये बात की गई है चैप्टर 11 और सेक्शन 1 की है, सेक्शन 167। यहाँ पर मैच करना है विषय वस्तु और वहाँ की धारा। अशिष्ट और कलंकात्मक पर्सन के बारे में बात कहाँ पर की गई है, ये की गई है सेक्शन 151 में। फिर है, साक्ष्य की विश्वसनीयता को अभियोजित करना। अशिष्ट एवं कलंकात्मक पर्सन की बात कर ली हमने, क्लियर। इसके बाद में बात कर रहा है स्टेट असिस्टम कलंकात्मक पर्सन की बात करता है। उसके बाद में साक्ष्य की विश्वसनीयता को अभियोजित करना, पक्षकार द्वारा अपने ही साक्ष्य से पर्सन करना 154 में। और 151 में हुआ हमारा साक्ष्य की विश्वसनीयता असिस्टम कलंकात्मक पर्सन को मैच कर लिया 151। पक्षकार द्वारा अपने ही साक्ष्य से पर्सन होगा 154 में। फिर है कि साक्ष्य की विश्वसनीयता को अभियोजित करना तो कहाँ करेंगे 155 में। और अपमानित अथवा रुष्ट करने वाले की मंशा वाले जो पर्सन होंगे वो होंगे हमारे 152 में। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 कितने अध्याय धाराओं में विभाजित है। तो यहाँ पर कंप्लीट हुआ हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट वाला पार्ट। अब स्टार्ट होता है हमारा सीआरपीसी। तो कितने चैप्टर हैं, चैप्टर है 37 और सेक्शन है 484। कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आईपीसी में कितने चैप्टर हैं और कितनी धाराएं हैं। नेक्स्ट है, किसी भी परिवाद का सर्वाधिक आवश्यक तत्व क्या होता है। तो कोई कार्रवाई किए जाने के दृष्टिकोण से किए गए किसी अपराध का आरोप लगाया जाता है कि भाई मजिस्ट्रेट के सामने एक मौके के लिखित कथन दिया गया कि सर आप, मैं ये मौके के लिखित कथन कर रहा हूँ, एक एप्लीकेशन दे रहा हूँ, आप इस पर क्या कीजिए, कार्रवाई कीजिए। तो सबसे ज़रूरी मैंडेटरी क्या है कि वहाँ पर कार्रवाई करने के लिए अपेक्षा की गई हो। नेक्स्ट है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत कोई ऐसी कार्रवाई जिसके अनुक्रम में साक्ष्य वैध रूप से शपथ पर लिया जाता है समझी जाएगी कैसी प्रक्रिया, ऐसी प्रक्रिया जुडिशियल प्रोसीडिंग समझी जाएगी। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। जांच दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2H में क्या है, 2H में हमारा क्या होगी, इंक्वायरी होगी, इन्वेस्टिगेशन। आई में तो यहाँ पर क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है इसने कि कौन सा सही नहीं है। ठीक है, जांच दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 26 में है, बिल्कुल सही है। असंज्ञेय अपराध दंड प्रक्रिया संहिता के 2L में है, बिल्कुल। पुलिस रिपोर्ट दंड प्रक्रिया संहिता की 2D में है, ठीक है। फिर है, लोक अभियोजक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2U में है, ठीक है। तो ये 2F गलत है। एक सजेशन मानिएगा कि हिंदी मीडियम के बेशक बच्चे हों, लेकिन जो आप सीआरपीसी में जो डेफिनेशन का क्लोज याद करेंगे वो ABCDEFG के थ्रू से ही याद करना, ठीक है। इजी भी पड़ेगा और आपको अच्छे से याद भी होगा और वहाँ पर शॉर्ट की ट्रिक भी काफ़ी आपको बनाने के लिए मिल जाएगी। नेक्स्ट है, जो हमारा असिस्टेंट सेशन जज होते हैं, सहायक सत्र न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा की जाती है भाई। नेक्स्ट है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 50 प्रावधान करती है कि वारंट के बिना गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार पर जमानत या अपराध के लिए गिरफ्तार किए जाने पर जमानत के अधिकार के संबंध में सूचित किया जाएगा। इन प्रावधानों का अनुपालन न किए जाने का क्या परिणाम होता है। तो ये क्या होती है, ये केवल एक ऐसी त्रुटि है ना। इससे संबंधित व्यक्ति की गिरफ्तारी अनुरोध क्या हो जाएगा, एक ऐसी त्रुटि है कि उससे जो निरोध होगा वो अवैध हो जाएगा, है ना। तथा गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी रिहाई के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। अगर आप नहीं बता रहे हो कि भाई आपके पास जमानत के आधार है तो सिंपल सी बात है कि वहाँ पर अवैध हो जाएगी वो गिरफ्तारी।
नेक्स्ट है दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत समन की तामीर संबंधित व्यक्ति के परिवार के किसी वयस्क सदस्य के पास छोड़े जाने के द्वारा की जा सकती है। तो हमारा सेक्शन 64 इस बात के बारे में बात कर रहा है। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत तलाशी वारंट जारी किया जा सकता है। तो तलाशी वारंट कहाँ पर जारी किया जाता है, 93 सेक्शन में। एक तलाकशुदा पत्नी अपने पति से तब तक वह भरण पोषण पाने के अधिकारी होती है जब तक कि वो तलाकशुदा बेशक हो, लेकिन वो पुनः विवाह नहीं कर लेती है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1। नेक्स्ट है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के प्रयोजनार्थ आवश्यक वह है जिसने क्या है 18 वर्ष की आयु उसने कंप्लीट ना की हो, तो वो सब क्या है, माइनर है। कोई भी व्यक्ति जो किसी थाना प्रभारी द्वारा संज्ञेय अपराध की सूचना दर्ज करने से इनकार किए जाने से पीड़ित हो, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154(3) के अंतर्गत ऐसी सूचना लिखित में डाक द्वारा किसको भेजता है एसएसपी को, पुलिस अधीक्षक को, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को। नेक्स्ट है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 172 के अनुसार आवश्यक है कि अन्वेषण के दौरान धारा 161 के अंतर्गत दर्ज किए गए साक्ष्यों के कथन को प्रविष्ट किया जाना चाहिए। तो कहाँ पर प्रविष्ट किया जाना चाहिए, जो हमारी केस डायरी है 172 बात करती है पुलिस के द्वारा जो डायरी तैयार की जाती है केस डायरी की, तो इनमें प्रविष्ट किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति द्वारा आत्महत्या किए जाने की सूचना प्राप्त होने पर थाना प्रभारी किसे तुरंत सूचित करेगा। तो किसको सूचित करेगा, सबसे पहले वहाँ का जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को उसे सूचित करना होगा। दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा सत्र न्यायालयों को अपराधों को आरंभिक अधिकारिता के रूप में संज्ञान लेने से रोकती है जब तक कि मामले को किसी मजिस्ट्रेट द्वारा भेजा ना गया हो। तो कहाँ पर लिखा हुआ है, सेक्शन 193 में स्पेसिफाइड है कि डायरेक्ट कोग्निजेंस कौन नहीं लेगा, सेशन जज नहीं लेगा जब तक कि उसे वो कमिट ना किया गया हो। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 206 के अंतर्गत छोटे अपराधों के लिए विनिर्दिष्ट अर्थदंड की अधिकतम राशि कितनी होगी, 1000 रुपया होगी। नेक्स्ट है जब अभियोजक तथा अभियुक्त के साक्ष्यों को पुनः बुलाने की अनुमति प्रदान की जाएगी तब जब न्यायालय द्वारा किसी आरोप में परिवर्तन किया जाता है अथवा वृद्धि की जाती है। 216 और ये क्या जजमेंट से पहले ट्रायल के किसी भी प्रक्रम पर किया जा सकता है। समन मामलों की प्रक्रिया का प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित धाराओं में है। तो 251 से 259 चैप्टर है हमारा 20, यहाँ पर समन ट्रायल के बारे में बात की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 260 में उल्लिखित अपराधों पर संक्षिप्त विचारण कर सकता है। तो कौन कर सकता है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट और इस संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा अधिकृत कोई भी प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट कर सकता है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है जब कोई व्यक्ति जो अन्यथा तरीके से धारा 320 के अंतर्गत किसी अपराध के संबंध में सक्षम था की मृत्यु हो जाती है तब क्या होगा, तब अपराध का समन क्या होगा, ऐसे व्यक्ति का विधिक प्रतिनिधि न्यायालय की सहमति से क्या कर सकता है, अपराध का समन कर सकता है। इस मामले के अंतर्गत निर्णय सुनाए जाते समय अभियुक्त की उपस्थिति आवश्यक नहीं होती। तो कोई भी ऐसा मामला जब अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति से पहले ही छूट दी जा चुकी है, जब निर्णय कैसा होगा, दोष मुक्ति का होगा, तो इन दोनों कंडीशन में उसे छूट दे दी जाएगी। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत एक सत्र न्यायाधीश अपील के अधिकार का उपयोग करता है। तो सेशन जज कहाँ पर करता है अपील के अधिकार का प्रयोग, सेक्शन 373 में। किसी मजिस्ट्रेट द्वारा की गई एक अनियमितता निम्नलिखित में से किसी कार्रवाई को दूषित नहीं करती। जब क्या हो रहा है, जब क्या किया गया है, जब सह अभियुक्त को क्या दी गई है, माफ़ी दी गई है। और कहाँ दी जाती है, सेक्शन 306 में। मानहानि के अपराध के संज्ञान हेतु धारा 468 दंड प्रक्रिया संहिता में समय सीमा जो बताई गई है कि मानहानि का अगर अपराध किया है तो उसके बारे में जो परिसीमा बताई गई है अपराध से संबंधित, तो वो परिसीमा क्या है, तो अपराध परिसीमा है 3 वर्ष की। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर केवल शक्तियों का जो अंतर्निहित शक्ति है उनका उपयोग हाई कोर्ट ही कर सकता है, अन्य कोई कोर्ट नहीं कर सकता। जमानती अपराध से आशय ऐसे अपराध से होता है जिसे जमानती घोषित किया गया हो दंड प्रक्रिया संहिता की अनुसूची फर्स्ट शेड्यूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुलिस एक्ट से रिलेटेड। पुलिस उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 2001 के प्रवर्तित होने की तिथि
क्या है? तो ये है 10 अगस्त 2001। नेक्स्ट है पुलिस अधिनियम 1861 की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी निरसित नहीं हुई है? तो धारा 44 को निरसित नहीं किया गया है। आंसर होगा हमारा 2। पुलिस अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत राज्य सरकार पुलिस बल के सदस्यों की सेवा शर्तों के विनियमन हेतु नियम बनाने के लिए सशक्त है? तो धारा 3 के अंतर्गत। उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन को पैरा 169 के अंतर्गत लोक अभियोजन का यह कर्तव्य है कि वे ऐसे सभी मामलों संबंधित मजिस्ट्रेट के संज्ञान में लाए जिनमें अदावाकृत संपत्ति मालखाने में रखी गई है। कब से रखी गई है? जबकि वो 6 मास से अधिक से रखी गई हो। पुलिस अधिनियम 1861 की किस धारा के अंतर्गत पुलिस अधिकारी को जिले के किसी विभाग में नियोजित किया जा सकता है? सेक्शन 22। पुलिस डायरी होती है। पुलिस डायरी कैसी डायरी होती है? पुलिस डायरी केस डायरी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो पुलिस को लोकहित में जुलूस को निषिद्ध करने अन्यथा उसे प्रतिबंधित करने का आदेश निर्गत करने की शक्ति प्राप्त है। ये गलत है, ये सही नहीं है। आपको इस वीडियो की जो PDF होगी वो पब्लिक चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की गई है, ठीक है। तो आप वहाँ से देख सकते हैं, वहाँ से पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अच्छे से देख भी सकते हैं। क्या विवेचना अधिकारी उसके समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन परीक्षण के क्रम में किए गए कथनों को लेखबद्ध करने के लिए बाध्य है? तो नहीं, वो बाध्य नहीं है। उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के पैरा 221 के अंतर्गत भगोड़े अपराधी का नाम भगोड़ा अपराधी रजिस्टर में से कौन निकाल सकता है? तो कौन निकाल सकता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम के अंतर्गत पुलिस चौकी का भारसाधक अधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? तो वहाँ का हेड कांस्टेबल। उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम के किन पैरा में पंचनामे, शव परीक्षण और घायल व्यक्तियों के उपचार संबंधी नियम अंकित किए गए हैं? पैरा 129 से 146 तक। उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के पैराग्राफ 103 के अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 154, 155(1) द्वारा संज्ञेय या असंज्ञेय अपराधों की सभी रिपोर्ट को सही से अभिलिखित करने के लिए कौन दायित्वहीन होता है? तो किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है? ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है थाने के भारसाधक अधिकारी की। रेल और लोक कार्यों के आसपास अतिरिक्त बल की प्रतिनियुक्ति का प्रावधान पुलिस अधिनियम में दिया गया है। तो कहाँ पर दिया गया है? धारा 14 पुलिस अधिनियम में। नेक्स्ट है पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 7 किससे संबंधित है? ये संबंधित है विभागीय कार्रवाई से। एंड इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के अंतर्गत प्रावधानित निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कि भाई इन्वेस्टिगेशन चैप्टर 10 में नहीं होता, ये गलत है, ठीक है। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। एंड अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल दी गई है। थैंक यू सो मच।